और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत बिहार के गया की खबर के साथ। गया में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। गांव वालों के बतराव के जवाब में पुलिस ने घंटों फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कवरेज करने जा रही मीडिया के सामने गोलियां चलती रही। गांव वालों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी कर रहे लोग एक खास पार्टी को वोट देने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब वोट देने आई महिलाओं ने मना किया तो वो लोग महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, जिससे गांव वाले भी भड़क गए। नाराज गांव वालों ने पोलिंग बूथ पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू की। कई घंटों तक दोनों तरफ से जवाबी हमला होता रहा। हमले में कई पुलिस वाले और स्थानीय लोगों को चोटें आई हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने रेप केस में फांसी दिए जाने का विरोध किया और कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में फांसी बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। यूपी के मुरादाबाद की रैली में मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी रेप कानून में बदलाव करेगी और आरोपियों को फांसी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने लड़कियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लड़कों से मतभेद होने के बाद लड़कियां रेप का आरोप लगा देती हैं। लड़के लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाली आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बिरलान पर कार्रवाई के संकेत चुनाव आयोग ने दे दिए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने कहा कि शिकायत आई तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। हमारे पास जैसे ये कंप्लेंट आएगी डेफिनेटली उसके ऊपर एग्जामिन करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन बनती है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के तहत उसको एग्जामिन करके आगे एक्शन लिया जाएगा। दरअसल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरलान पार्टी की ही टोपी पहनकर बूथ पर वोट डालने पहुंच गई। हालांकि अफसरों के विरोध के बाद उन्हें टोपी उतारनी पड़ी। राखी बिरलान ने मतदान केंद्र पर एक और नियम तोड़ा। मंगोलपुरी के यू ब्लॉक में वोट देने जब वो पहुंची तो कतार में नहीं लगी, बल्कि लाइन में लगी महिलाओं को पार करते हुए सीधे अंदर पोलिंग बूथ में पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सोनी सोरी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वोट डाला। सोनी दंतेवाड़ा में वोट देने पहुंची तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी हुई थी, जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह निशान झाड़ू बना हुआ था। न सिर्फ सोनी सोरी बल्कि उनके साथ मतदान केंद्र पहुंचे समर्थक भी आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए थे। बूथ पर किसी भी पार्टी या फिर झंडे या फिर चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन करना गलत है, लेकिन सोनी सोरी ने नियमों को धत्ता बता दिया। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर में दिल्ली समेत 14 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले गए। दिल्ली में शाम 5 बजे तक 60 से ज्यादा फीसदी मतदान हुआ। तीसरे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। तीसरे दौर में पश्चिमी यूपी में 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इन सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ की सीटें हैं। तीसरे दौर में महाराष्ट्र की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहां अगली वोटिंग 5वें चरण में 17 अप्रैल को होगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 9 सीटों पर शाम 5 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान हुआ। इन सीटों में सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद शामिल हैं। यहां पर अगला चुनाव 5वें चरण में 17 अप्रैल को होगा। तीसरे दौर में बिहार की 6 सीटों के लिए 4 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान हुआ। इन सीटों में सासाराम, कराकाट, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल हैं। यहां अगला चुनाव 5वें चरण में 17 अप्रैल को होगा। हरियाणा में शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान हुआ। यहां पर सभी 10 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजधानी दिल्ली में अपना वोट डाला। सोनिया वोट डालने के लिए सेंट्रल दिल्ली के निर्माण भवन में मतदान केंद्र पर पहुंची। यहां उन्होंने बूथ के दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी वोट डालने के लिए दिल्ली के औरंगजेब रोड इलाके में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस मौके पर राहुल ने कहा कि वोट देना हम सभी का फर्ज है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका ने भी मतदान किया। दिल्ली में लोधी रोड पर बने मतदान केंद्र में प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डालने पहुंची। वोट डालने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मिथिलेश कुमार के सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि उन्हें मोदी की लहर कहीं नहीं दिखती। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है। आपको लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने दिल्ली में निर्माण भवन में अपना वोट डाला। उनकी चाची और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जब वोट डालकर चली गईं, तब वरुण वहां वोट डालने पहुंचे। वरुण सुल्तानपुर से चुनाव मैदान में। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिल्ली के निर्माण भवन मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अंसारी सुबह करीब 8:30 बजे बूथ नंबर 85 पर वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो राजभवन से निकले और मतदान केंद्र पर जाकर उन्होंने अपना वोट डाला। देश में 16वीं लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी निभा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने दिल्ली में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र और मजबूत सरकार के लिए जरूरी है कि लोग घरों से निकलें और वोट जरूर डालें। हमारा अपील है वोटर्स, इंडियन वोटर्स हु आर नोन फॉर देयर विजडम, हु आर नोन फॉर देयर मैच्योरिटी should turn out in large numbers, exercise their franchise, make this democracy really meaningful. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने भी हनुमान रोड स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी अपना वोट डाला। वहीं कपिल सिब्बल से मुकाबला कर रहे बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने इलाके कृष्णानगर में मतदान किया। नई दिल्ली के अहम उम्मीदवारों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने अपने परिवार के साथ राजौरी गार्डन के बूथ पर जाकर वोट डाला। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी ने साउथ एक्सटेंशन और आप उम्मीदवार आशीष खेतान ने मयूर विहार में अपना वोट डाला। साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने अपने इलाकों में वोट डाले। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने तुगलकाबाद में अपना वोट डाला, जबकि आप उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत ने महिपालपुर में मतदान किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद लवली ने दावा किया कि दिल्ली में एक बार फिर कांग्रेस का ही सिक्का चलेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तिलक लेन में वोट डाला। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर परचम लहराएगी। आम आदमी पार्टी के गुड़गांव से उम्मीदवार योगेंद्र यादव ने भी वोट डाला। योगेंद्र यादव ने हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में मतदान किया। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी और कांग्रेस उम्मीदवार विलास मुत्तेमवार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के दौरान दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने भी मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट कमलनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छिंदवाड़ा में अपने पोलिंग बूथ पर जाकर कमलनाथ ने वोट डाला और लोगों से अपील की कि वो भी घरों से निकलकर वोट जरूर डालें। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने जम्मू में मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाले। गुलाम नबी आजाद खुद उधमपुर से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र के गोंदिया में अपना वोट डाला। प्रफुल्ल पटेल गोंदिया सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद उन्होंने भरोसा जताया कि जनता उन्हें जरूर जिताएगी। हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में अपना वोट डाला, जबकि मौजूदा सांसद नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नागपुर में मतदान केंद्र पर जाकर मोहन भागवत ने वोट डाला। चंडीगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर अपने पिता के साथ वोट डालने पहुंची। उन्होंने व्हील चेयर से अपने पिता को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। चंडीगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बंसल ने भी सेक्टर 28 की पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। बंसल अपने परिवार वालों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने गाजियाबाद में वोट डाला। वो गाजियाबाद के ही वोटर हैं और अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी के नेता अमर सिंह ने गाजियाबाद में वोट डाला। अमर सिंह गाजियाबाद इलाके के वोटर हैं, हालांकि वो खुद फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार और अभिनेत्री जया प्रदा ने वोट डाला। बिजनौर के आर्य समाज कन्या इंटर कॉलेज में जाकर उन्होंने मतदान किया।
मेरठ में कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री नगमा ने अपनी जीत का भरोसा जाहिर किया। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल ने पूरे परिवार के साथ लाइन में खड़े होकर अपना वोट डाला। पूर्व आईपीएस अधिकारी और समाजसेवी किरण बेदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। किरण बेदी ने दिल्ली के नीति बाग इलाके में अपना वोट डाला। बागपत के मखमलपुर गांव में बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। हमले की खबर मिलते ही गांव में डीआईजी समेत आला अफसर पहुंचे। बीजेपी ने हमले का आरोप आरएलडी पर लगाया है। दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने नागपुर में अपना वोट डाला। ज्योति की उम्र 20 साल है और ऊंचाई केवल 23 इंच। रोहतक में सीएम हुड्डा की वोटिंग के दौरान वहां पर मौजूद महिलाएं जमकर थिरकती हुई नजर आईं। हुड्डा समर्थक महिलाओं ने कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया, जिसके चलते वो खुशी से झूम उठी। दिल्ली की उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट से नरेला में टिकरी खुर्द के एक बूथ पर सुबह सुबह ईवीएम खराब हो गई। लोगों से कहा गया कि नई मशीन आने में वक्त लगेगा, तो वो घर लौट गए। 1 घंटे बाद दोबारा वोटिंग शुरू हो पाई। गुड़गांव की कृष्णा कॉलोनी के बूथ नंबर 122 पर जमकर हंगामा हुआ। यहां पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से वोट डालने से इनकार करने पर लोग भड़क गए। बाद में मतदान अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर से बात की और सभी को वोट डालने की परमिशन दे दी गई। झारखंड के कोडरमा में 2 बूथों पर मतदाताओं ने स्थानीय समस्याओं को लेकर वोट का बहिष्कार किया। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने लोगों को काफी समझाया, तब जाकर वोटिंग दोबारा शुरू हो सकी। हरियाणा के हिसार में वोटिंग के दौरान बवाल हुआ। यहां पर एक पोलिंग बूथ के करीब आईएनएलडी और एचजेसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। वाराणसी में बीएचयू की अनुसूचित जाति और जनजाति छात्र कार्यक्रम आयोजन समिति ने बीजेपी के मैनिफेस्टो की प्रतियां जलाई। ये लोग जातिगत आधार आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की घोषणा से खफा दिखे। झारखंड के पलामू में एक मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग के निष्पक्ष वोट करवाने के दावे की पोल खुल गई। यहां पर ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर वोट बीजेपी प्रत्याशी को ही जा रहा था। शिकायत के बाद चुनाव अधिकारी कुछ बोलने से कतराते हुए नजर आए। मेरठ के हापुड़ में एक बूथ पर चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों ने वोट डालने के बाद वोटर्स को गुलाब के फूल बांटे। बिहार में चुनाव के दौरान नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। मुंगेर में लैंडमाइन ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये धमाका गंगटा जंगल के पास हुआ। बिहार के लखीसराय में भी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। कजरा के नरोत्तमपुर इलाके में नक्सलियों ने एक स्कूल को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। नक्सलियों के इस हमले के बाद से इलाके में दहशत है। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों ने कई जगह मतदान का बहिष्कार किया। कई पोलिंग बूथ्स पर बम लगाकर नक्सलियों ने लोगों को वोट डालने से रोका। कई पंचायत भवन और स्कूल परिसर में जिंदा बम बरामद किए गए। हालांकि औरंगाबाद में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए। मुजफ्फरपुर से आए बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को खोजकर वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। बिहार के गया में भी बारूद के ढेर के बीच मतदान हुआ। नक्सली संगठनों ने सुपरफास्ट 100 की बाकी खबरें। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ये कबूल कर ही लिया है कि वो शादीशुदा हैं। कल वडोदरा से नामांकन भरते वक्त उन्होंने जो हलफनामा सौंपा उसमें अपने को शादीशुदा होने की बात कबूली है और पत्नी के नाम का जिक्र किया है। मोदी ने जो हलफनामा पेश किया है उसमें अपनी पत्नी का नाम जशोदाबेन लिखा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी ने अपने हलफनामे में खुद के शादीशुदा होने का जिक्र किया और पत्नी के कॉलम को खाली नहीं छोड़ा और जशोदाबेन का नाम लिखा। महज 2 साल पहले मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा था, लेकिन तब उन्होंने पत्नी वाला कॉलम खाली छोड़ दिया था। 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान के हलफनामे और 2014 लोकसभा चुनाव के हलफनामे में अंतर साफ साफ देखा जा सकता है। मोदी ने लोकसभा चुनाव के हलफनामे में पत्नी को भले ही उनका जिक्र न किया हो, लेकिन 4 बार विधानसभा चुनाव में नामांकन में वो पत्नी का कॉलम खाली छोड़ चुके हैं। 2001, 2002, 2007 और 2012 के हलफनामों में मोदी ने पत्नी के नाम का जिक्र नहीं किया था। बताया जाता है कि मोदी जब 17 साल के थे तब उनकी शादी उनकी ही उम्र की जसोदाबेन से कर दी गई थी। जशोदाबेन एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कह रही हैं कि वो मोदी के साथ 3 महीने ही रही और फिर मायके चली आईं। मायके आने से जशोदा ने फिर से पढ़ाई शुरू की और एक स्कूल में फिर वो पढ़ाने लगी। उनका मोदी से कोई संपर्क नहीं है। जसोदाबेन स्कूल टीचर के तौर पर अब रिटायर हो चुकी हैं। उन्हें 14,000 रुपए की पेंशन मिलती है और वो मोदी के पैतृक गांव वडनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर ब्रह्म नवादा में रहती है।
मोदी ने शादीशुदा होने की बात कबूली तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि क्या देश की महिलाएं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगी जो महिला का पीछा करता है और पत्नी को उसका हक नहीं देता है। मोदी के बड़े भाई सोमा मोदी ने इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा है कि शादी का मामला 50 साल पुराना है और इसे तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि मोदी ने अगर पहले के हलफनामे में पत्नी के नाम का जिक्र नहीं किया तो इस बात से इनकार भी नहीं किया था कि वो शादीशुदा है। पहले उन्होंने कभी लिखा है कि मैंने शादी नहीं किया, तो कैसे आज की बात को इतना रुद्र स्वरूप दे रहे हो? बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर बिहार को स्पेशल पैकेज देने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। मोदी ने नाम लिए बगैर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोहरा मापदंड अपनाने वाले नेताओं को हराने की जरूरत है। जो लोग झूठ बोलने की आदत रखते हैं, जो दोगली नीतियों से चलते हैं, जो बिहार की जनता की पीठ में छुरा भोंकते हैं, वो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी मान मत करना। नरेंद्र मोदी के भाषण के लाइव प्रसारण के लिए बिहार के नालंदा में लगाया गया मंच गिरने से हड़कंप मच गया। बिहार शरीफ के बाजार समिति मैदान में मंच गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। उधर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी कमल उतना ही खिलेगा। मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी हमला बोला। चिटफंड घोटाले के बहाने मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। विवादित बयान में घिरे बीजेपी महासचिव अमित शाह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली अर्जी वापस लेने का फैसला किया है। अमित शाह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने करगिल जंग पर दिए विवादित बयान से चौतरफा घिरे आजम खान का बचाव किया है। अखिलेश ने कहा कि आजम को सिर्फ इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनके नाम में खान जुड़ा हुआ है। इसके पहले करगिल जंग पर दिए गए विवादास्पद बयानों को लेकर चौतरफा घिरे एसपी नेता आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के नाम पर विदेशों में कई गुप्त बैंक खाते हैं। बीजेपी के इस हमले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राज ठाकरे पर यह केस उस बयान के बाद दर्ज किया गया है जिसमें राज ने कहा था कि किसान आत्महत्या करने से पहले उन्हें मारे जो उनकी हालत के लिए जिम्मेदार है। उत्तराखंड में बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात के राजकोट में बीजेपी उम्मीदवार मोहन भाई दूल्हे के रूप में घोड़ी पर बैठकर वोट मांगने के लिए निकले। मध्य प्रदेश में गुंडे बदमाशों पर वर्दी का कहर जारी है। इंदौर के चंदनगर इलाके में पुलिस ने 4 बदमाशों को सरे राह जुलूस निकाला और उन पर जमकर लाठियां भी बरसाई। पुलिस ने इन 4 बदमाशों को सरे राह बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई। पुलिस ने इतने पर ही अबस नहीं किया, गली गली घुमाकर इन बदमाशों से पुलिस वालों ने जनता से माफी भी मंगवाई। यूपी सरकार के 2 फरार मंत्रियों जयशंकर पांडे और लीलावती कुशवाहा ने आज फैजाबाद की एक अदालत में सरेंडर कर दिया। कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी कि पुलिस भले ही इन 2 फरार मंत्रियों को ना तलाश पा रही हो, लेकिन कैसे एक होटल में मजे से रह रहे थे। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने 10 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। मध्य प्रदेश के गुना में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आईपीएल प्रबंधन ने इस T20 लीग के 7वें टूर्नामेंट की शुरुआत उद्घाटन समारोह के बिना करने की योजना बनाई है। अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक स्कूल में एक सनकी ने चाकू से कई छात्रों पर हमला बोल दिया। सनकी के हमले में घायल सभी छात्र 14 से 17 साल के बीच के हैं। वहीं सीरिया में हुए 2 कार बम धमाकों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई।
अभिनेता अनिल कपूर दुबई में ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने जा रहे हैं। 12 साल बाद अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर साथ आने वाली है। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कोचादियान की रिलीज एक बार फिर टल गई है।